अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो था मल्टी कॉलिनैरिटी। ये इकोनोमेट्रिक का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। एज वी नो, फिजिकल लीस्ट स्क्वायर कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होता है। अगर हम उन अजम्पशन को वायलेट करें तो उससे हमारे कुछ इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बनती हैं, जिसमें होती है मल्टी कॉलिनैरिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि है मल्टी कॉलिनैरिटी। उसमें हमने देखा था डिटेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। सो व्हाट इज हेट्रोस्किडास्टिसिटी? सो फ्रेंड्स, क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर की कुछ अजम्पशन होती हैं, जिसमें से एक अजम्पशन होती है द वेरिएंस ऑफ द एरर वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू बी कांस्टेंट, यानी वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे होमोस्किडास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर ये अजम्पशन वायलेट होती है और वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहता तो उससे जो प्रॉब्लम राइज होती है उसे कहते हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी। यहाँ पे होमो मीन को इक्वल और स्किडास्टिसिटी मीन स्प्रेड, यानी इक्वली स्प्रेड। हमारे पास ई आई स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के, तो ये हमारे पास होगा होमोस्किडास्टिसिटी। अगर हमारे पास ये स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, यहाँ पे आई इक्वल है इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, यानी ये चेंज होता रहे, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोस्किडास्टिसिटी। यहाँ पे आई है इसके साथ, यहाँ पे आई नहीं है, तो ये अगर इस तरह से हो तो ये होमोस्किडास्टिसिटी है। और अगर ये कांस्टेंट ना हो, यानी यहाँ पे वेरिएबल हो आई जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एन तक, तो ये चेंज होता रहता है, इस वजह से इसे कहते हैं हेट्रोस्किडास्टिसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, द हेट्रोस्किडास्टिसिटी इज डिफाइंड एज इफ द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैं लिख लेती हूँ उसको। हेट्रोस्किडास्टिसिटी को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द हेट्रोस्किडास्टिसिटी इज डिफाइंड एज इफ द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म डज नॉट रिमेन कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड हेट्रोस्किडास्टिसिटी, यानी एरर का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास है आई, जो कि आई हमारे पास इक्वल हो सकता है 1 2 एंड सो ऑन। इसकी डेफिनेशन में हम ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी, यानी अगर हेट्रोस्किडास्टिसिटी मौजूद हो तो हम इसको डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी को हम दो वेज से डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल और सम है इनफॉर्मल मेथड। तो फॉर्मल मेथड में हम डिटेक्ट करते हैं दो टेस्ट से। फर्स्ट है सो फ्रेंड, हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी को टू वे से डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम टेस्ट लगाते हैं वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, एंड सेकेंड इज द गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। तो ये दो टेस्ट लगा के हम चेक करते हैं द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी। फर्स्ट हम देखते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। व्हाट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन? इसके बारे में हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम मिशन का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Spearman rank correlation test is suitable for both small and large sample and it is very simple test in the detection of heteroscedasticity. ये दोनों स्मॉल और लार्ज दोनों सैंपल के लिए सूटेबल है और इसे डिटेक्शन के लिए आमतौर पर यूज़ किया जाता है। इट्स वेरी इजी। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला फॉर डिटेक्शन इज RS इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं इन द रैंक कोरिलेशन
जब हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करते हैं तो हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन हमें गिवन है, यूज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट टू चेक फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन द डेटा बिलो। ये डेटा हमें गिवन है, एक्स का कॉलम गिवन है और एरर टर्म का कॉलम गिवन है। ये हमें पेपर में गिवन होते हैं। अगर गिवन ना हो तो आपको वाई और एक्स के कॉलम गिवन होंगे, हमने उस पर वाई और एक्स का फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रिग्रेशन मॉडल हो वाई इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स, तो यहाँ पे हम बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बीटा इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल रिग्रेशन का फॉर्मूला है जिसमें हम ये फॉर्मूला लगा के वाई एस्टिमेट करते हैं। एल्फा हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। तो इस तरह हम अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद इस फॉर्मेशन में पुट करते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ एक एक पुट करके हम वाई को एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर हम जब एरर का कॉलम निकालेंगे तो ई हमारे पास इक्वल होता है एस्टिमेटेड वाई माइनस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई। तो इन दोनों को हम इस तरह एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पेपर में हमें ये कॉलम ऑलरेडी गिवन होगा। तो मैं इसके साथ लिख लेती हूँ। ये हमारे पास इक्वल होता है y और y कैप के, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास एरर का कॉलम आता है। यहाँ पे हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे रैंक ऑफ x, यानी x कॉलम को हमने रैंक करना है। रैंक हमने किस तरह करना है फ्रेंड? रैंक हमने यहाँ पे सबसे जो स्मॉल वैल्यू होगी उसे देखना है। यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू है 18, तो इसके सामने हमने यहाँ पे लिख लेना है 1। सेकंड पे है 20 के आगे हमने लिख लेना है 2। फिर हमारे पास है 21 यहाँ पे हमने लिख लेना है 3। फोर्थ पे हमारे पास है 22, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 4। फिफ्थ पे हमारे पास है 25, यहाँ पे लिख लेना है 25। फिर है 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 27 अब हमारे पास 2 टाइम है, ये भी है 27, ये भी है 27, तो 6 के बाद हमारे पास आता है 7, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 7.5 और यहाँ पे अभी हमने लिख लेना है 7.5। अब 6, 7, 8, अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने रैंक कर दिया है। अब हमने करना है रैंक ऑफ ई, इस कॉलम को हमने रैंक करना है। तो रैंक ऑफ ई यानी रैंक में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ई की, माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू है ये 0.063, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। फिर सेकंड पे हमारे पास है 0.143, तो इसके आगे हमने लिख लेना है 2। फिर हमारे पास है 0.295, यहाँ पे आ जाएगा 3। और हमारे पास है 0.49, तो ये हमारे पास है 4। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ रैंक कर लेनी है। तो फ्रेंड, हमने सारी वैल्यूज़ को रैंक कर देना है, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ ई। हमने बनाना है डी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी का स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमें कॉलम चाहिए डी का, तो डी के लिए हमने यहाँ पे कॉलम बना लेना है डी एंड यहाँ पे डी स्क्वायर। डी हमने किस तरह फाइंड करना है फ्रेंड? डी हमने फाइंड करना है 6 में से 2 को माइनस करके, यानी ई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आएगा डी का कॉलम। तो यहाँ पे हम डी का कॉलम ले लेते हैं। 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4। तो ये हमने बना लिया डी। डी स्क्वायर हमने किस तरह बनाना है? डी स्क्वायर के लिए हमने इनका स्क्वायर लेना है। 4 4 16, 4 4 16, 5 5 25, 1 एज इट इज। 0.5 तो 0.25, 4 4 16, 2 2 4, 3.5 12.25, नेक्स्ट है 2 एंड 4 64।
फ्रेंड फॉर्मूले में हमें चाहिए डी स्क्वेयर, समेशन डी स्क्वेयर। इट्स मीन हमने इन सबको प्लस करना है। अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमारे पास आता है 158.8.5। हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, ये सब हमें चाहिए। डी स्क्वायर के लिए हमने ये सब करना है। हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने सिंपली 5 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करके टेस्ट करना है हेटेरोस्किडास्टिसिटी की प्रेजेंस। मैं ये सारा रब करती हूँ। तो स्पेयरमैन रिंग कोरिलेशन की टेस्ट के लिए हम 5 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। एज वी नो, स्टेप 1 हमारे पास होता है हाइपोथेसिस, तो H नॉट हमारे पास होता है देयर इज नो हेटेरोस्किडास्टिसिटी। H1 हमारे पास होता है देयर इज हेटेरोस्किडास्टिसिटी। स्टेप 2 में हम मेंशन करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेते हैं अल्फा इक्वल टू 5%। या तो हमें गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो हम लेट करते हैं 0.05 यानी 5%। स्टेप 3 हमारे पास है, स्टेप 3 हम लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ई में टेस्ट स्टैटिस्टिक का हम लेते हैं टी टेस्ट। इसमें हमेशा लगता है टी टेस्ट। इसका फॉर्मूला है R√n - K अपॉन में √1 - R²। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें चाहिए R की वैल्यू, और R का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - 6 समीशन डी स्क्वेयर अपॉन में n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1 - 6 समीशन डी स्क्वेयर हमारे पास था 158.5। इन हमारे पास है नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी 10। तो 10 स्क्वेयर माइनस 1। तो ये हम सब सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आता है R इक्वल टू 0.0393। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो T हमारे पास होगा 0.03939 √n हमारे पास है 10 और K यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हमारे पास है 2। एज वी नो, सिंपल रिग्रेशन में हम पैरामीटर्स लेते हैं 2, और यहाँ पे हम लेंगे √1 माइनस 0.3939 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.11141, और नीचे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √0.99844। तो T हमारे पास आ जाएगा 0.11149। तो ये हमारे पास है T की वैल्यू। अब मैं ये रेस करके लिखती हूँ स्टेप 4। स्टेप 4 मेरे पास है, स्टेप 4 है क्रिटिकल ओरिजिन। तो फ्रेंड इसका एक टिप है कि ये ऑलवेज टू टेल होगा। ये हमेशा टू टेल होता है, और इसके लिए हम सॉल्व करेंगे T α/2 n - 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। T अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमने लिया था 0.05, तो 0.05 अपॉन में 2, और n हमारे पास है 10 - 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो T हमारे पास आया 0.0258 हमारे पास आया 8। इसको हमने टेबल से इसकी वैल्यू देखनी है। सो फ्रेंड टेबल से भी हम वैल्यू देख सकते हैं, और अगर हम बुक के एंड पर देखें तो यहाँ पे भी टेबल बना हुआ है। हम आएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे हमारे पास है 8 और 0.025। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 8, और हम यहाँ पे हॉरिजेंटल देखेंगे 0.025। ये है 0.025 एंड के रो में, तो यहाँ पे है 2.3060। तो हम ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम टेबल वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है +-
2.3060 प्लस माइनस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास होता है 2 टेल, यानी यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी है। स्टेप 5, यहाँ पे हम लिखेंगे डिसीजन। हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास जो टी की वैल्यू थी, जो हमारे पास टी की वैल्यू आई थी वो थी 0.11149, ये हमारे पास टी की वैल्यू आई थी स्टेप 3 में। तो अब हमने देखना है कि ये कहाँ पे लाई करती है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे, प्लस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2.3060 और यहाँ पे माइनस में है 2.3060। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो यहाँ पे ये सारे पोर्शन में हमारे पास है रिजेक्शन एरिया, ये सारा हमारे पास है रिजेक्शन एरिया, यहाँ पे भी है रिजेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास है एक्सेप्टेंस एरिया। तो फ्रेंड्स हमने देखना है ये टी की वैल्यू जो हमारे पास स्टेप 3 में आई थी वो किधर लाई करती है, इधर इट्स लाई इन रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस एरिया। तो ये हमारे पास लाई करती है एक्सेप्टेंस एरिया में 0.1149। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेंस एरिया में लाई करती है। इट्स मीन वी आर नॉट रिजेक्टिंग। इसको रेस करके हम लिखते हैं स्टेप 6 जो कि होता है कंक्लूजन। यहाँ पे होगा स्टेप 6। आप स्टेप 5 में भी कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट इज़ द कंक्लूजन, या आप स्टेप 6 में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हमने देखा हमारी जो टी की वैल्यू थी वो फॉल कर रही थी एक्सेप्टेंस एरिया में। सो हम लिखेंगे सो फ्रेंड्स हमारा कंक्लूजन होगा सिंस द टी स्टेरिक वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस एरिया दैट इज टी स्टेरिक इज लेस देन टेबल वैल्यू, so we accept H naught that there is no heteroscedasticity in the variance of error। हमने H naught लिया था कि there is no heteroscedasticity और H1 लिया था कि there is heteroscedasticity। तो हमारी T वैल्यू वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही थी, सो हम H1 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हेटरोस्किडास्टिसिटी नहीं है। सो फ्रेंड इस तरह हम स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट के जरिए हेटरोस्किडास्टिसिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल नहीं करता और रिजेक्शन में फॉल करता तो हम ये लिखते कि यहाँ पे हेटरोस्किडास्टिसिटी मौजूद है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट के बारे में और फर्दर भी इसके टॉपिक जो है हेटरोस्किडास्टिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटरोस्किडास्टिसिटी, सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बने बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको सॉल्व पास पेपर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पे दिए गए ईमेल के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, और टॉपिक में आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।